हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, दिल्ली सल्तनत के तहत आज हम लोग खलजी रेवोल्यूशन को देखेंगे। खलजी रेवोल्यूशन का अर्थ है कि खलजी वंश का जो शासन था 1290 से लेकर 1320 तक, तो उसी दौरान जो प्रमुख शासक हुए उनके कार्यों को देखेंगे और उनके हिस्ट्री को लेकर के डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पूर्व सबसे पहले आज ही हम देखेंगे कि व्हाट इज खलजी रेवोल्यूशन, खलजी रेवोल्यूशन है क्या। तो इसके लेकर के क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर आप हेडिंग देख पा रहे हैं कि मीनिंग ऑफ खलजी रेवोल्यूशन। सबसे पहले खलजी कौन थे, इनको लेकर के डिस्कशन करते हैं। अफगानिस्तान में हेलमंद नदी घाटी का जो क्षेत्र है उसे खलजी प्रदेश कहा जाता है और यहां जो जातीय बस्ती है उन्हें क्या कहा गया था ना, खलजी कहा गया था। ये खलजी जो है बाद में कहां आ गए, भारत आ गए और वे तुर्की सुल्तानों के अंतर्गत जो है अधिकारियों के अंतर्गत जो है क्या करने लगे ना, वो सेवा देना प्रारंभ कर दिए। तो इस प्रकार जो फिरोज खलजी, जिन्होंने खलजी वंश के स्थापनाकर्ता माने जाते हैं या खलजी रेवोल्यूशन के संस्थापक माने जाते हैं, इनके भी पूर्वज क्या थे, इसी खलजी क्षेत्र से जुड़े हुए थे, अर्थात अफगानिस्तान के खलजी क्षेत्र से। और ये बाद में जो है कहाँ चले आते हैं, भारत चले आते हैं और तुर्की सुल्तान या प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों के को ये क्या करते हैं ना, इनके पूर्वज सर्विस प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है खलजी जो है प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों से क्या है, अलग माने जाते हैं और इन्हें कई बार जो है क्या कहा जाता है ना, गैर तुर्क के तौर पर भी देखा जाता है, या इनके शासन का जो क्या कहा जाता है ना, गैर तुर्कों का शासन कहा जाता है। तो इस प्रकार खलजी रेवोल्यूशन का अर्थ ये हो गया कि भारत में उस समय मध्यकाल में जो एक प्रथा चली आ रही थी कि यहाँ पर कुतुबुद्दीन से लेकर के, अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन से प्रारंभ करते हुए बलबन तक सभी क्या थे, तुर्क थे। इनका शासनकाल को प्रारंभिक तुर्क सुल्तान भी इन्हें कहा जाता है। अब इनके प्लेस पर क्या हो रहा है ना, फिरोज खलजी के द्वारा जो है खलजी डायनेस्टी स्थापित की जाती है और इन्होंने जब ये स्थापित किया तो कहा जाता है कि जो गैर तुर्की मुसलमान थे, गैर तुर्की मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया, भारतीयों का क्या हो गया, प्रभाव बढ़ गया। तो सो दैट इसे क्या कहा जाता है, खलजी रेवोल्यूशन कहा जाता है। दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे कि एक्सटेंशन ऑफ जो किंगडम है, तो कुतुबुद्दीन से लेकर के बलबन तक जो है किंगडम का एक्सपेंशन बहुत कम देखा गया था। ये लोग अपने आंतरिक जो संघर्ष थे उसमें ही क्या थे, जूझते रह गए या अपने शासन को सुदृढ़ रूप से बैठाने में ही लग गए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने में इनका समय चला गया। लेकिन खलजी काल में क्या हुआ ना, साम्राज्य का विस्तार हुआ। दिल्ली साम्राज्य का विस्तार इतना हुआ कि दक्षिण भारत में सबसे पहले जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है क्या किया गया, आक्रमण किया गया। तो इस प्रकार जो एक्सपेंशन है वो हमें खलजी रेवोल्यूशन के दौरान ही देखने को मिलता है, ना कि प्रारंभिक जो ममलुक सुल्तान थे उनके अंतर्गत देखने को मिलता है। साथ में लिटरेरी क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में क्या हुए, बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिला। सो द डेफिनेशन इज व्हाट ना, खलजी रेवोल्यूशन इसको कहा जाता है। इसका ओवरऑल मीनिंग यह है कि जो शुरुआत का जो दौर था जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर बलबन तक ये तुर्क शासकों के अंतर्गत जो है दिल्ली सल्तनत था। बाद में भारतीय मुसलमान गैर तुर्क मुसलमानों के भारतीयों के द्वारा और गैर तुर्क मुसलमानों के द्वारा जो है या खलजियों के द्वारा जो है क्या किया गया, राज्य स्थापित किया गया, जिसे खलजी रेवोल्यूशन कहा जाता है। दूसरी ओर ये जो राज्य खलजियों के द्वारा स्थापित किया, ये धार्मिकता से भी क्या था, अलग था। अर्थात इन्होंने अपने पद की स्वीकृति जो है खलीफा से प्राप्त नहीं किया, जबकि इल्तुतमिश के द्वारा जो है अपने पद की स्वीकृति या स्वतंत्रता की जो स्वीकृति है खलीफा से प्राप्त किया गया था। तो ये डिफरेंस है। अर्थात यहां पर ये कहा जा रहा है, अर्थात यहां पर हम ये समझ पा रहे हैं कि खलजियों ने एक नवीन प्रथा जो है प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत क्षमता होगा वही क्या होगा, या जिसमें योग्यता पाई जाएगी वही बाद में जाकर दिल्ली सल्तनत का क्या होगा, शासक बनेगा। तो इसे ही क्या कहा जाता है ना, खलजी रेवोल्यूशन कहा जाता है, जो कि फिरोज शाह खलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे फिरोज शाह खलजी के अर्ली लाइफ को लेकर के, थोड़ा क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। फिरोज शाह खलजी के पूर्वजों को, जैसा कि हमने कहा कि ये हेलमंद घाटी से थे, अफगानिस्तान के बाद में ये भारत आ जाते हैं और इनके पूर्वज जो है तुर्की सुल्तानों के यहां पर क्या करते थे, कार्य करते थे। बलबन के जो दूसरे पुत्र कैकुबाद के शासनकाल में फिरोज खिलजी को अपनी सेना का सेनापति
सेनापति बनाया। अर्थात बलबन के बाद कैकुबाद का शासन पाया जाता है और कैकुबाद ने जो है फिरोज खलजी को क्या बनाया, अपने सेना का सेनापति बना दिया था। ठीक है, और साथ में उसे बुलंदशहर का क्या दिया था, इक़्तिदार, एवं उसके लिए शाइस्ता खां की उपाधि भी दिया था। तो कैकुबाद जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वे गैर तुर्कों के ऊपर क्या करते थे, विश्वास करते हुए जो है क्या किया, उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को जो है अपने करीब लाया, सेना का सेनापति बना दिया और शाइस्ता खां की उपाधि दी। लेकिन इस बात से जो है तुर्क सरदार क्या थे, नाखुश थे। याद रखिएगा कि बलबन ने स्वयं जो है तुर्क जो सरदार थे उनका क्या किया था, अंत किया था। इल्बारी तुर्क अर्थात इल्तुतमिश के द्वारा जो 40 तुर्कानी चहलगानी का निर्माण किया था, जिसका काम था कि राजाओं का निर्माण करना और सत्ता के जो सर्वोच्च पद पर है वही रहते थे, इन सब का खात्मा किया गया था धीरे धीरे बलबन के द्वारा। और बलबन के द्वारा जो तुर्की सरदारों की जो श्रेष्ठता को खत्म किया गया, उसकी चरम परिणति हमें कहाँ देखने को मिलता है ना, वो हमें फिरोज खलजी में देखने को मिलता है। और इसी के प्रक्रम के तहत कैकुबाद के द्वारा फिरोज खलजी को पर विश्वास करते हुए उसे क्या बनाया गया, सेनापति बनाया गया और शाइस्ता खां की उपाधि और बुलंदशहर दिया गया। ठीक है, तो ये जो है तुर्की सरदारों के ऑपोजिट में हमें गैर तुर्कों का प्रभाव देखने को मिलता है खिलजी रेवोल्यूशन के दौरान। ठीक है, तो चलिए, तो इस प्रकार इस इवेंट से कैकुबाद के द्वारा जो इवेंट किया गया, जबकि बलबन की मृत्यु के बाद जो है निर्बलता को प्राप्त हो गया था साम्राज्य, तो तुर्की के जो सरदार थे वो क्या हो गए, नाखुश हो गए और उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करना प्रारंभ कर दिया। और इसी कॉन्स्पिरेसी का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने क्या किया ना, क्यूमर्स को क्या कर दिया ना, बैठा दिया। जबकि जब क्यूमर्स को बैठा दिया तो फिरोज खलजी आगे बढ़ते हुए जो क्यूमर्स और फखरुद्दीन के बच्चों को कैद कर लिया। जब संरक्षण की बात आई तो फिरोज खिलजी जो है स्वयं क्यूमर्स का क्या बन गया ना, संरक्षक बन गया। लेकिन बाद में जो है 1290 के आसपास जो है क्यूमर्स को जो हत्या कर दिया जाता है, कैकुबाद को भी हत्या करते हुए फिरोज खिलजी के द्वारा क्या किया जाता है ना, शासन हस्तगत कर लिया जाता है। इस प्रकार बलबन के द्वारा स्थापित तुर्क वंश भी समाप्त हो जाता है, तुर्की की जो तुर्क शासकों की जो श्रेष्ठता थी वो भी समाप्त हो जाती है और फिरोज खिलजी के द्वारा खलजी डायनेस्टी स्थापित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार ये जो है अर्ली लाइफ है किसका ना, फिरोज खलजी का। ठीक है, चलिए, नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, क्या कुछ रिफॉर्म्स किए गए। तो फिरोज खलजी के सामने दो समस्याएं थी। एक तो क्या वे अपने लोगों को सभी को नए नए सर्वोच्च पद पर बैठाते हुए पुराने लोगों को हटा देंगे। तो चूंकि फिरोज खलजी का उम्र था 70 वर्ष, तो इन्हें कहा जाता है कि ये बहुत ही लिबरल थे, ये एक लिबरल शासक के तौर पर देखे जाते हैं। लेकिन मध्यकाल में जहां अस्त्र के द्वारा, हथियारों के द्वारा जो है शासन स्थापित किया जाता है, वहां इतना लिबरल होना भी बहुत घातक सिद्ध हुआ और बाद में फिरोज खिलजी की भी हत्या हो जाती है उन्हीं के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो फिरोज खिलजी बहुत ही लिबरल है, कहा जाता है इन्होंने विद्रोह करने वाले या जो विद्रोही थे उनको भी इन्होंने क्या किया था ना, छोड़ दिया था। तो फिरोज खिलजी के इस बिहेवियर का जो है बाद में जाकर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा खिलजी वंश पर। ठीक है, चलिए, तो फिरोज खिलजी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या अपने लोगों को तो जो है उच्च पद दिए, लेकिन पूर्व से जो सरदार थे उनको अपनी जगह पर ही रहने दिया। अर्थात इन्होंने दो तरीके का अपनाया, पहले जो पूर्व से हैं उनमें से कुछ को उनकी जगह पर रख दिया और फिर अपने लोगों को भी क्या किए ना, सर्वोच्च पद पर रख दिया। इस प्रकार डुअल पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने रखा, अर्थात पिछले जो बलबन के जो सरदार थे उन्हें भी खुश रखा और स्वयं के लिए भी, और स्वयं के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनको भी जो है उच्च पद प्रदान किए या अपने रिलेटिव्स को जो है क्या किए, उच्च पद प्रदान किए। तो चलिए, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या था उसको देख लेते हैं। पूर्व से ही जो फखरुद्दीन थे, जो दिल्ली का कोतवाल थे, वो अब भी क्या थे ना, दिल्ली के कोतवाली थे। इसके अलावा ख्वाजा खातिर क्या थे ना, वजीर के पद पर जो पूर्व में थे आज भी थे। इसके साथ साथ जो है इसके साथ साथ जो मलिक छज्जू, ठीक है, मलिक छज्जू को क्या दिया गया ना, मलिक छज्जू को जो है कड़ा और मानिकपुर का जो है गवर्नरशिप दिया गया था। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अपने रिलेटिव्स को जलालुद्दीन खिलजी ने अपने जो रिलेटिव्स है उसको भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर बैठाए थे। उनमें उसने अपने भाई
यगरूस खान को क्या दिया था, अरिजे ममालिक अर्थात सेनापति का जो हेड है उस पद को दिया था, अरिजे ममालिक का पद दिया था यगरूस खान को। साथ में उसने अहमद चाप को क्या दिया था, उसने अहमद चाप को, याद रखिएगा कि उसने अहमद चाप को अमीर हाजिब नियुक्त किया था, और अपने दोनों पुत्र के लिए जो उपाधि भी प्रदान किया गया था अपने पुत्रों को, उसने अपने बड़े पुत्र के लिए जो एल्डर सन थे उसे जो है खाने खान की उपाधि से उपाधि प्रदान किया, और उसके जो दो और पुत्र थे, दूसरे पुत्र के लिए उसने अरकली खान का उपाधि दिया, और तीसरे जो पुत्र थे उसके लिए कादिर खान का उपाधि से उसे घोषित किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और अल्ततमस बेग, इन दोनों के लिए अलाउद्दीन खिलजी को जो है अमीर तुजुक का पद दिया गया, और अल्ततमस बेग को जो है आखुर बेग का पद दिया गया। इस प्रकार जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा जो एक बैलेंस स्थापित किया गया। अपने पुराने जो सरदार थे, जैसे तुर्की सरदार थे, जैसे फखरुद्दीन, ख्वाजा खातिन, मलिक छज्जू, उनको तो रखा गया, लेकिन साथ में अपने जो थे, अपने भाई को अमीर ममालिक, अरिजे ममालिक बनाया गया, अहमद चाप को अमीर हाजिब बनाया गया, अपने पुत्रों के लिए उपाधियां घोषित की गई, उन्हें उच्च पद दिए गए, अलाउद्दीन खिलजी और अल्ततमिश को भी पद दिए गए। तो एक बैलेंस की स्थिति जो है यहां देखने को मिला, अर्थात उन्होंने पूर्ण रूप से तुर्की सरदारों को नहीं हटाया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कुछ हुआ, इवेंट्स ड्यूरिंग द खलजी रीजन, अर्थात फिरोज खलजी के रीजन के जो शासनकाल था, उस शासनकाल के दौरान अर्थात 1290 से लेकर के 1296, 6 वर्षों का शासनकाल ही पाया जाता है। बहुत ज़्यादा रिफॉर्म देखने को नहीं मिलता है, थोड़े बहुत ही ये आंतरिक विद्रोह में परेशान रहे, और इसके बाद इसका वध करते हुए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या गया, शासन जो है अपने स्थापित कर लिया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इवेंट्स कौन कौन से वो महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए फिरोज खलजी के शासनकाल में। सबसे पहले क्या हुआ, जो कड़ा और मानिकपुर के जो सूबेदार थे मलिक छज्जू, इनके द्वारा विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, ये होना था। सुल्तान मुगसुद्दीन की उसने उपाधि ग्रहण की और अपने नाम से सिक्के चलवाना और विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इनको कई दुआब के हिंदू सरदारों का सपोर्ट मिला, अवध के शासकों का सपोर्ट मिला, तो इन सपोर्ट की सहायता से उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। फिरोज खिलजी ने स्वयं मलिक छज्जू को जो है बदाऊं के निकट क्या किया, परास्त किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसे ना तो दंड ना देते हुए इसे क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया, और इसे क्या किया ना, मुल्तान जो है भेज दिया गया अपने पुत्र के साथ। तो यहां विरोध भी किया गया था, किसके द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अल्ततमिश बेग के द्वारा, कि ऐसे विद्रोह को छोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन फिरोज खिलजी ने जो है माफ कर दिया, और ये कहा जाता है ना, इस प्रकार के इवेंट्स जो है मध्यकाल में जो है बहुत ही क्या होते थे ना, बहुत ही घातक सिद्ध होते थे शासन के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मलिक छज्जू का विद्रोह हमें देखने को मिलता है। और दूसरा कौन सा इवेंट हुआ था, अगर हम दूसरे इवेंट की बात करें तो दूसरे इवेंट के तहत फिरोज खिलजी ने एक असफल प्रयास किया। उन्होंने रणथंभौर के राणा हमीरदेव के ऊपर जो आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास जो है असफल था। ठीक है, वे वापस आ गए। उन्होंने 1290 में एक असफल प्रयास करते हुए आक्रमण करने की सोचे, लेकिन वे बाद में वापस आ जाते हैं। 1292 में जो है मालवा के परमारों की जो राजधानी मंदोर पर जो है क्या कर लिया था ना, मंदोर के किले को उन्होंने जीत लिया था। ठीक है, तो कुछ उनको जो है एक आध सफलता हमें देखने को मिल रहा है शासक होने के बाद। वहीं जो रणथंभौर के शासक राणा हमीरदेव के शासक हमीरदेव के ऊपर जो आक्रमण करने की जो योजना थी, एक असफल योजना बनाने की उन्होंने बनाया, और इसका प्रभाव जो है बाद में जाकर के उनकी प्रतिष्ठा पर भी पड़ा कि उन्होंने एक असफल आक्रमण किया, और वे जो है क्या है ना, दुर्ग के सामने से वापस चले आए। ठीक है, चलिए बाद में देखते हैं नेक्स्ट और क्या कौन कौन से वर्क उनके दौरान या कौन कौन सी घटनाएं घटी। सबसे महत्वपूर्ण था मंगोल आक्रमण हुआ था उस समय। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था, अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ था, जो कि हलाकू खां के क्या थे, प्रपुत्र थे। उन्होंने एक बड़ी सेना के साथ जो है पंजाब के क्षेत्रों में आक्रमण किया। मंगोल सेना और फिरोज खिलजी के मुद्दे जो है छीट फूट संघर्ष के बाद एक समझौता हुआ, और कहा जाता है कि फिरोज खिलजी ने मंगोल सेना को वापस भेजने में सफलता प्राप्त हुआ। इस दौरान एक इवेंट हुआ था कि उल्गू खां के द्वारा कुछ मंगोल ग्रुप्स या लोग जो है भारत में ही रह गए जलालुद्दीन खिलजी के परमिशन से। वे लोग
जो है दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, लखनौती के आसपास के क्षेत्र में जाकर के बस गए। इन्हें क्या कहा जाता है ना, न्यू मुस्लिम्स कहा जाता है या नवीन मुसलमान कह करके कहा जो है पुकारा जाता है। ठीक है, तो एक मंगोल आक्रमण देखने को मिला अब्दुल्ला के नेतृत्व में। हलाकू खां के क्या प्रपुत्र थे और उल्गू खां के नेतृत्व में जो मंगोल यहाँ आकर के बस गए। तो ये सारे नवीन मुसलमान को लेकर के जो है प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और कौन सा क्या देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि इस दौरान अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 अटैक किए और इन 2 अटैकों में से एक तो इनका साउथ की ओर अटैक था और पहला अटैक जो है 1293 में जो है भिलसा पर, मध्य प्रदेश के भिलसा पर जो है इन्होंने क्या किया था ना, मालवा के भिलसा पर इन्होंने आक्रमण किया था और इस आक्रमण में उसे बहुत सा धन मिला था और यहीं से उसे जो है देवगिरी के यादव राज्य की संपन्नता को लेकर के क्या हुआ था, सूचना प्राप्त हुआ था और वो चाहता था, उसके मन में लालसा जागे, वो चाहता था कि देवगिरी के यादव के ऊपर वो आक्रमण करे। इसके लिए उसने क्या कहने एक योजना बनाई, अपने भिलसा के आक्रमण के तहत जो धन लूटे गए उसके एक भाग को जो है फिरोज खिलजी को भेज दिया और उसका विश्वास पात्र बन गया और इस विश्वास पात्र के कारण उसे फायदा भी हुआ। फायदा इस संदर्भ में हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी के लिए जो एक नया पद बना दिया गया, उसे सेनापति का प्रधान अर्थात अरीजे मालिक बना दिया गया और साथ में जो है उसे जो है अवध की सूबेदारी भी उसे जो है प्रदान कर दी गई। तो ये एक भिलसा से प्राप्त धन को दे देने के कारण उसे ये फायदा प्राप्त हुआ, तो एक विश्वास उसने जो है प्राप्त कर लिया था। इसी विश्वास का फायदा लेते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में जो है देवगिरी पर जो है अपने 8000 समर्थकों के साथ जाकर के आक्रमण कर दिया और वहां के शासक रामचंद्र देव को क्या पराजित कर दिए। इस पराजय के बाद उन्होंने अतुल धन या संपत्ति जो है वहां से लूटा और कहा जाता है दिल्ली सिंहासन का जो पद है वो देवगिरी में खुला, अर्थात देवगिरी से जो संपत्ति प्राप्त हुई उस संपत्ति को बाद में जो है उन्होंने खूब लुटाया अलाउद्दीन खिलजी ने और लोगों को, दिल्ली के लोगों को अपने तरफ करते हुए, बड़े बड़े अधिकारियों को अपने तरफ करते हुए उसने जो है दिल्ली सल्तनत पर जाकर के काबिज हो गया। तो ऐसा कहा जाता है कि देवगिरी पर जो है दिल्ली सल्तनत का जो है क्या खुला था ना, दरवाजा खुला था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है, तो ये एक जो है इवेंट्स हमें प्राप्त हो रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा देवगिरी पर क्या हुआ, विजय प्राप्त किया गया, बहुत से धन लूटे गए। ठीक है, चलिए अब जब धन की प्राप्ति हो गई तो क्या किया गया ना, कॉन्स्पिरेसी किया गया, या हम देखेंगे कि डाउनफॉल ऑफ फिरोज खिलजी के विरुद्ध में जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक क्या गया षड्यंत्र रचा गया और इसी षड्यंत्र के साथ जो है फिरोज खिलजी को बुलाया गया कड़ा मानिकपुर में कि वो आकर के अलाउद्दीन खिलजी से अकेले में मिले और जैसे ही वो अकेले वहां उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी और उनके सेनाओं के द्वारा जो है फिरोज खिलजी का वध कर दिया जाता है और अक्टूबर 1296 में क्या है ना, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली के लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराया जाता है और वो दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। कहा जाता है कि जब वे कड़ा मानिकपुर से लेकर के दिल्ली तक अग्रसर हो रहे तो उन्होंने रास्ते में जो देवगिरी से जो धन प्राप्त था उन्हें खूब लुटाया, खूब संपत्तियों का वितरित किया, जिससे लोग क्या हो गए, उनके साथ जुड़ गए और जब वे दिल्ली पहुंचे तो उनके पीछे एक विशाल सेना का निर्माण हो गया था। तो इस प्रकार देवगिरी से प्राप्त धन का जो उपयोग करते हुए वो दिल्ली का क्या बन गया, अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बन चुका था। ठीक है, चलिए तो ये था इवेंट्स फिरोज खिलजी का, जिन्होंने फिरोज जो कि खिलजी रेवोल्यूशन के संस्थापक भी माने जाते हैं, एक नया ट्रेंड्स लेकर के आते हैं दिल्ली सुल्तान में, जिसमें भारतीय मुसलमानों गैर तुर्कियों का श्रेष्ठता स्थापित हो जाता है। ठीक है, और एक नए राजवंश का जो है वह नींव भी डालते हैं। फिरोज खिलजी ना केवल एक शासक थे बल्कि वे विद्वानों के भी संरक्षक माने जाते हैं। अमीर खुसरो जो है उनको भी उन्होंने संरक्षण दिया था और इस दौरान अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि भी दी गई थी, मुसफदार का पद भी दिया गया था। साथ में अमीर खुसरो ने मिफात उल फुतूह लिखा था जो कि फिरोज खिलजी के विजय अभियान पर लिखा गया था। तो ये जो है शॉर्ट में जो है फिरोज खिलजी के जीवन और उनके संघर्षों को लेकर के जो है कुछ फैक्ट्स हम लोगों ने देखा और उनके हिस्ट्री को हम लोगों ने देखा। आगे जो है अलाउद्दीन खिलजी एवं उनके साथ साथ जो टोटल जो खिलजी डायनेस्टी और उसके साथ जो उनके द्वारा जो किए गए कार्य उन संपूर्ण को क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।